स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। शानदार होंगे बिल्कुल और स्वस्थ रहिए। चर्चा करेंगे आज हम गुप्त वंश पर, और गुप्त वंश में आज का हमारा टॉपिक रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम का, माफ कीजिए कुमारगुप्त प्रथम का, है ना। चंद्रगुप्त तो हम पढ़ चुके हैं, कई दिन पहले आपको पढ़ा चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो गुप्त वंशावली में आज का टॉपिक है हमारा कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि कुमारगुप्त के विषय में हम चर्चा करेंगे। इस व्यक्ति ने या इस राजा ने गुप्त वंश के दौरान सबसे ज्यादा समय तक शासन किया है। पूरे गुप्त वंशावली में बेटा हम पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा समय तक मेरे भाई अगर किसी ने शासन किया है तो उस राजा का नाम है कुमारगुप्त। और सबसे ज्यादा अभिलेख अगर मिले हैं, यदि मिले हैं पूरे गुप्त साम्राज्य में, तो वो कुमारगुप्त के सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 बताई गई है, जो कि समुद्रगुप्त से भी ज्यादा, चंद्रगुप्त सेकंड से भी ज्यादा, चंद्रगुप्त प्रथम से भी ज्यादा, श्रीगुप्त या जितने भी और उत्तराधिकारी इसमें रहे हैं, सबसे ज्यादा 18 संख्या में अभिलेख प्राप्त होते हैं कुमारगुप्त के शासनकाल में। ठीक है। तीसरा मुद्दा इनका महत्वपूर्ण सबसे, इन्होंने जो शासन किया वो 415 से लेकर के 454 तक शासन करते हैं ईस्वी में, यानी कि 5वीं सदी में शासन कर रहे हैं। ये कौन सी सदी में कर रहे हैं? 5वीं सदी में, 5th सेंचुरी में कुमारगुप्त भारत पर शासन कर रहे हैं। इन्हीं के शासन के दौरान, इन्हीं के शासन के काल में, कुमारगुप्त के शासन के काल में सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि रही इनके शासनकाल की, या ऐसे आप बोल सकते हैं कि दक्षिण एशिया के आसपास के जितने भी देश हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में होती है, कुमारगुप्त के शासनकाल में होती है, जो कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। और विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में इस समय, जिसका नाम तक्षशिला पढ़ते हैं हम। भारत में नालंदा सबसे पुराना विश्वविद्यालय, जो कि 5वीं सदी में बनाया गया। बेटा कब बनाया गया? 5वीं सदी में इसका निर्माण किया गया, कुमारगुप्त के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया। और बिहार के नालंदा जिले में ही यह स्थित है। लगभग 35 एकड़ में फैला हुआ था ये उन दिनों, लगभग 35 एकड़ में उन दिनों फैला हुआ था, जब 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक ये एक्टिव रहा, सक्रिय रहा। इस विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें तो थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु यहां पे पढ़ने आते थे। बुद्ध धर्म के लिए सबसे ज्यादा जाना रहा, ये बौद्ध शिक्षा के लिए जाना रहा, बौद्ध ग्रंथों के लिए जाना रहा विश्वविद्यालय था। थाईलैंड के लोग, इंडोनेशिया के विद्यार्थी यहाँ पे आते थे, तिब्बत के यहाँ आते थे, है ना, म्यांमार के यहाँ आते थे, आसपास के चीन के यहाँ पे आते थे। चीन के तो यात्रियों का उल्लेख है ना, हेनसांग का सबसे ज्यादा उल्लेख है, हुएनसांग का। उसने अपनी एक पुस्तक लिखी, यात्रा वृतांत लिखा, हालांकि वो इसके काल में नहीं आया, वो आता है हर्षवर्धन के काल में। पुस्तक का नाम सीयू की लिखा, और उसमें पूरा भारत का लिखा उसने, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा उसने, है ना। तो काफी प्राचीन विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त के शासनकाल का। इससे आप याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूं इनके बारे में, फिर आगे चलते हैं ना। तो हेडिंग डाल लेंगे कुमारगुप्त। एक एक टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। कुमारगुप्त हेडिंग डालिए। शासनकाल पे यदि हम बात करते हैं तो 415 से 454, 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक कुमारगुप्त का शासनकाल रहता है। इसी शासनकाल को सदी में भी पेपर में पूछ लेता है भाई। 400 से आगे चल रहा है 15, और यहां भी 400 से 54 हो गया, तो कौन सी सदी की बात कर रहे हैं हम यहां पे? 5वीं सदी की बात कर रहे हैं बेटा। तो सदी भी याद रखनी होती है हमें हमेशा। 5वीं सदी की हम बात कर रहे हैं इसमें, इस बात को भी आप याद रखिएगा, है ना। कौन सी सदी की? 5वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था कुमारगुप्त, है ना। तो देखिए सबसे पहले बेटा, सबसे पहले बात करें तो सर्वाधिक अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख यदि कहीं प्राप्त होते हैं तो वो कहां प्राप्त होते हैं? सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं आपके कुमारगुप्त के शासनकाल में।
यह कुमारगुप्त के शासनकाल के, जिनकी संख्या भी बेटा बता रखी है कई जगह 18। सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनकी संख्या 18 होती है। शासनकाल 14 से 54 तक रहता है इनका, है ना। ये मुद्दा ही याद रखना होता है इनके बारे में, कुमारगुप्त के बारे में। सबसे ज्यादा समय तक शासन करते हैं। इनका जन्म हुआ चंद्रगुप्त सेकंड की जो पत्नी थी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी से क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। किन से जन्म हुआ? ध्रुव देवी से जन्म हुआ था चंद्रगुप्त सेकंड की। हालांकि उनके वैवाहिक संबंध भी कई उल्लेख आता है, लेकिन पत्नी ध्रुव देवी से इनका जन्म हुआ। किसका? कुमारगुप्त का। ठीक है, अगला लगभग कुमारगुप्त ने अगर बात करें मेरे भाई, लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। लगभग 40 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कुमारगुप्त के शासनकाल की, सबसे इंपॉर्टेंट। और अभी इनके अभिलेखों की बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो सबसे ज्यादा इनकी जानकारी देते हैं। किसकी जानकारी देते हैं? कुमारगुप्त की। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिलेख हैं किनमें से? 18 में से। टोटल संख्या 18 थी, जिनमें से एक विल्सड अभिलेख, एक मंदसौर अभिलेख। ये दोनों अभिलेख सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विल्सड अभिलेख गुप्त वंशावली की में जानकारी देता है। पूरी की पूरी जो गुप्त वंशावली है शुरू से लास्ट तक, उसमें लिखा गया, उसमें पता लगाया गया कि इतने गुप्त राजाओं ने शासन किया था भारत पर, है ना। विल्सड अभिलेख मैंने बताया। इसके अलावा एक मंदसौर अभिलेख है जो रेशम के बुनकरों के व्यापार की जानकारी देता है। मंदसौर अभिलेख इन्हीं के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? कुमारगुप्त के शासनकाल की, है ना। तो ये 2-3 अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चल रही क्लास? 2-3 इंपॉर्टेंट है। एक कर्मदंड अभिलेख भी है, तो देखिए इनको आप लिखिएगा, एग्जाम में इनसे ही आपका सामना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके अभिलेख हैं, एक अभिलेख मेरे भाई कौन सा है? विल्सड अभिलेख। विल्सड यूपी से मिला था सर, यूपी के एटा से, यूपी के एटा से प्राप्त हुआ था ये विल्सड अभिलेख। ये जो जानकारी देता है ये किसके बारे में? गुप्त वंशावली के बारे में जानकारी देता है। पूरी वंशावली की जानकारी देता है, पूरी की पूरी गुप्त वंशावली की, लेकिन शासनकाल में इनसे प्राप्त होता है। ठीक है, एक मंदसौर अभिलेख है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सा अभिलेख है? मंदसौर अभिलेख है एक, है ना। इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। यह भी एमपी से जानकारी मिली थी इसकी। ये कहां से प्राप्त हुआ था? खोज के दौरान मध्य प्रदेश से। यह जानकारी देता है रेशम बुनकरों के बारे में, रेशम के व्यापार के बारे में। रेशम का जो व्यापार करते थे उनको रेशम का बुनकर कहते हैं ना, इनके बारे में जानकारी। और एक सूर्य मंदिर की भी जानकारी मिलती है जहां से। ये जानकारी किसकी देता है? सूर्य मंदिर के विषय में भी जानकारी देता है। तो बेटा आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, कोई भी किसी भी लेवल का कुमारगुप्त यदि प्रश्न आ रखा होगा तो कुमारगुप्त का 99% जो क्वेश्चन आ रखा होगा वो या तो विल्सड अभिलेख से या फिर मंदसौर अभिलेख पूछा ही गया होगा, क्योंकि ये इनके शासनकाल के सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि या मुद्दा रहता है इनके शासनकाल का नालंदा विश्वविद्यालय। इस पर हम चर्चा करेंगे। एक और अभिलेख हम बता देते हैं, ये कर्मदंडा अभिलेख था जो फैजाबाद से प्राप्त हुआ था। कर्मदंडा अभिलेख, ये भी लिखना है। ये तीसरा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? कर्मदंडा अभिलेख। कहां से प्राप्त होता है? ये फैजाबाद, यूपी के फैजाबाद से। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, इन्हीं के शासनकाल से संबंधित। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा और बात बेटा यहीं पे है, विल्सड पर। इसको आप याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के एटा से ये प्राप्त हुआ था। रिसर्च करिए आपके लिए हमने पूरी, इसको ढूंढने के लिए। गुप्त वंशावली, इसमें जानकारी ज्यादा मिलती है।
ठीक है। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका मंदसौर, इसे भी याद कर लेना, एमपी से रेशम बनकरों के बारे में और एक सूर्य मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं। कुमारगुप्त। और कर्मदंडा अभिलेख आपका फैजाबाद से है ना, कर्मदंडा कहां पे, फैजाबाद। इसमें कुमारगुप्त के मंत्री का उल्लेख है, पृथ्वीसेन का। इसमें कुमारगुप्त का एक मंत्री रहा जिसका नाम था पृथ्वीसेन। क्या रहा बेटा, पृथ्वीसेन, ये मंत्री था, तो इसका उल्लेख मिलता है। ये कुमारगुप्त का कौन था, मंत्री था, पृथ्वीसेन। ऐसे कहते हैं कि भाई कुमारगुप्त से संबंधित अभिलेख रहे हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत शक समस्या यहां तक हो तो मुझे बताइएगा, यहां तक हो तो आप मुझे बताइएगा। अगले पेज पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे ये चित्र लिया है, जो कुछ बिलसड अभिलेख ढूंढा था हमने, कोशिश करी, इस तरीके का अभिलेख मिला है। ये जो आपको पिलर दिख रहे हैं इन पर ही कुछ ना कुछ जानकारियां लिखी मिली हैं, इन्हीं पर जानकारियां लिखी मिली हैं। यही है एक बिलसड अभिलेख जो यूपी के एटा से खोजा गया। कहां से खोजा गया मेरे भाई, यूपी के एटा से। यूपी के एटा से खोजा गया बिलसड अभिलेख है ना। क्या नाम है इस अभिलेख का, बिलसड। कौन से राजा से संबंधित है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल से संबंधित। ठीक है, यूपी के एटा से खोजा गया। क्या जानकारी मिलती है इसमें, गुप्त वंशावली की। गुप्त वंशावली की जानकारी। तो इस तरीके का अभिलेख होते हैं। ठीक है, चित्र से भी आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बिलसड अभिलेख, कौन सा अभिलेख, बिलसड अभिलेख। एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है बाबू, नालंदा विश्वविद्यालय, इस तरीके का कुछ इसका पुराना इमेज हमने लिया है नालंदा विश्वविद्यालय की। ये एक चित्र है, ऐसा बहुत बड़े इलाके में, बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है, नालंदा विश्वविद्यालय से। तो हेडिंग डालीजिएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये हो गया नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए सबसे पहला मुद्दा ये आपका, इधर भी लिख देता हूं जिससे बच्चों को समझ में आएगा कि गुरुजी क्या दिखा रहे हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय की इमेज है आपके सामने। ये नोट कर लेना आप, नालंदा विश्वविद्यालय की इमेज थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए अच्छे से समझ में आएगा, है ना, अच्छे से समझ में आएगा आपके में। देखिए जो बेटा प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला प्रश्न देखना, रेड सही दिख रहा है क्या, रेड, ये रेड सही दिख रहा है, लिखना कोई दिक्कत तो ना है क्या, येलो ठीक लग रहा है, सही दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, निर्माण, सबसे पहले निर्माण की हम बात कर लेते हैं। 5वीं सदी में निर्माण कब होता है मेरे भाई, अगर सदी पूछी जाए तो 5वीं बताइएगा, सदी पूछी जाए तो कौन सी बताएंगे, 5वीं सदी बताएंगे आप। ठीक है, 5वीं सदी में ही पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट मेरे भाई इसका, किसने निर्माण कराया, किसके शासनकाल में होता है निर्माण, तो कुमारगुप्त थे उस समय, कुमारगुप्त के शासनकाल में निर्माण होता है। ठीक है, कुमारगुप्त के शासनकाल में इनका निर्माण होता है, किसका, नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, अगला मुद्दा कहां पर स्थित है, ये बिहार में स्थित है इस समय, और उस समय भी नालंदा जिला पड़ता है, और नालंदा जिला कहां पर पड़ता है मेरे भाई, बिहार में पड़ता है। ठीक है, नालंदा कहां पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगले अगर मुद्दे की बात करें तो हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, कितने एकड़ में, 35 एकड़ में बहुत विशाल विश्वविद्यालय था। 35 एकड़ में इसका विस्तार था। कितने एकड़ में था, 35 एकड़ में इसका विस्तार था। ठीक है, नोट करिएगा अच्छे से, 35 एकड़ में विस्तार था। किसका एक विस्तार था, इसी का, नालंदा। इसमें देखो जो आज के विश्वविद्यालय में होती है ना, लाइब्रेरी की व्यवस्था थी,
है ना, छात्रावास की व्यवस्था थी। जो बाहर के विद्यार्थी आते थे वो रहते भी तो थे भाई साहब यहाँ परमानेंट, ऐसे नहीं आए और चले गए। जैसे बाहर से कोई विद्यार्थी आ रहा है 100 200 500 1000 किलोमीटर से, तो वो रहेगा। छात्रावास भी था, लाइब्रेरी भी थी, और लाइब्रेरी में तो कहीं कहीं 9 लाख पुस्तकों का उल्लेख है, कहीं 90 लाख पुस्तकों का भी उल्लेख है। बताते हैं जब इसको नष्ट किया गया, इसके ऊपर आक्रमण किया गया, नष्ट किया गया। 12वीं सदी में एक आक्रमणकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी। उसी का एक सेनापति था, तुर्क सेनापति, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने पूरे बंगाल को रौंद दिया था, और बंगाल का हिस्सा क्या था बेटा उन दोनों, बिहार। तो बंगाल के साथ साथ बिहार को भी रौंद दिया उसने। बहुत जगह अटैक किए, राजाओं पर अटैक किए। उसी क्रम में उसने नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर भी अटैक कर दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। अगले मुद्दे की बात करें इस पे, तो दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए 35 एकड़ में विस्तार था इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा को नष्ट करने वाला जो तुर्क शासक था, तुर्क सेनापति कौन था जिसने नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी था जिसने नष्ट कर दिया था भाई साहब, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नोट कर लेना, ये किसका सेनापति था? ऐबक का सेनापति था। ठीक है, सबसे पहले मोहम्मद गौरी था इधर। मोहम्मद गौरी वापस चला जाता, 1206 में उसकी हत्या उधर कर दी जाती है। जब वो अफगानिस्तान लौट जाता है तो कुछ लोग ही उसकी हत्या वहां पे कर देते हैं। मोहम्मद गौरी भारत में किसे छोड़ के गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जितना इलाका उसने जीता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में था ये सेनापति उसका, जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। तो उसने तो दिल्ली पे शासन किया, लाहौर पे शासन किया, खासतौर पे लाहौर में ही शासन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। 1206 से 1210 तक, लगभग 4 साल तक रहता है वो। 1210 में घोड़े से गिर करके चौगान खेलते हुए वो मर जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार की नींव भी वही रखे गया था दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में मेहरौली नामक इलाके में, जहां पे हमने मेहरौली का स्तंभ भी पढ़ा है ना, लौह स्तंभ भी पढ़ा था हमने, जो अभी पुरानी क्लास में पढ़े थे। तो उन्हीं का सेनापति, किसका सेनापति था ये? ऐबक का। तो इसने बंगाल पे आक्रमण किया, सेन वंश पर उस समय। तो बंगाल के सेन वंश पे आक्रमण करते करते नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया, क्योंकि बिहार उन दोनों किसका हिस्सा था? बंगाल में ही आता था बेटा बिहार। बिहार बाद में अलग हुआ है, तो आजकल हम बिहार पढ़ते हैं कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय कहां? बिहार में आज के हिसाब से। उस समय तो बंगाल में ही हुआ करता था। ठीक है, तो ऐबक का सेनापति था। तो ये जब नष्ट करके गया नालंदा विश्वविद्यालय को, तो कहा जाता है, कई अलग अलग लोगों में मत है, 6 महीने तक लगातार नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग जलती रही थी। 6 महीने तक मेरे भाई। अब लगा लो कितनी पुस्तकें होंगी कि 6 महीने तक आग जलती रही थी। इतना बड़ा विश्वविद्यालय था। और कौन से धर्म के लिए जाना जाता था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए जाना जाता था? बौद्ध के लिए। बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए जाना जाता था नालंदा विश्वविद्यालय। कौन से धर्म की शिक्षा के लिए? बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए नालंदा जाना जाता था। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसी धर्म को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए इस नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत अलग अलग देशों के, दूर दूर के लोग आते थे। बहुत दूर दूर के लोग आते थे। कौन कौन से देशों के? देखिए मैं बता देता हूं आपको। पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में कहां के विद्यार्थी आए थे बौद्ध धर्म को अध्ययन करने के लिए? देखो, थाईलैंड के लोग आते थे, म्यांमार के विद्यार्थी आते थे इधर, इंडोनेशिया के विद्यार्थी आते थे इधर, चीन के विद्यार्थी आते थे इधर यहाँ पे पढ़ने के लिए, तिब्बत के विद्यार्थी आते थे। अब लगा लो, भारत उस समय इतना ज्ञान दान वाला देश था, इतने पुराने समय में, 5वीं सदी में। और 5वीं सदी से 12वीं सदी तक एक्टिव रहा है ये। 5वीं सदी से लेकर के कब तक एक्टिव रहा? 12वीं सदी तक एक्टिव रहा है ये नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन इसको नष्ट कब कर दिया गया? एक्चुअली में, असल में जो आक्रमण किया इस व्यक्ति ने नष्ट किया, बख्तियार खिलजी ने, नालंदा विश्वविद्यालय को। तो इसने 1199 में आक्रमण किया था। 1199 में आक्रमण किया था। ये आक्रमण की वर्ष, इतने देशों के लोग अध्ययन करने आ रहे हैं,
तो आप समझ लीजिए, आज हमारे देश के जाते हैं बाहर के देशों में अध्ययन करने, और पुराने समय में बाहर के लोग आते थे हमारे यहाँ। तो शिक्षा उस समय ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा बढ़िया थी या इस समय ज्यादा अच्छी है? ठीक है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो नालंदा विश्वविद्यालय का ये रोल था भाई साहब उस समय। उस समय के जो प्रोफेसर थे नालंदा विश्वविद्यालय के, जब कुमारगुप्त ने निर्माण कराया 5वीं सदी में, तो शीलभद्र नामक इसके प्राचार्य हुआ करते थे, वो भी नोट कर लो आप। जब इन्होंने निर्माण कराया, किसने निर्माण कराया? कुमार गुप्त के शासनकाल में विश्वविद्यालय बनता है। तो इनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे उनका नाम लिख लेना, शीलभद्र थे। शीलभद्र नाम के व्यक्ति प्राचार्य थे इसके नालंदा विश्वविद्यालय के, ये नोट कर लेना। ठीक है, 6 महीने तक आग लगती रही इसके पुस्तकालय में, किताबों में, जब बख्तियार खिलजी इसे नष्ट करके गया। 6 महीने बहुत बड़ा समय होता है, 180 दिन हो गए 6 महीने में। कुछ लोग मानते हैं 3 महीने तक, लेकिन असल में 6 महीने को ज्यादा ही माना गया कि 6 महीने तक आग जलती रही थी। ये तो एक खंडर जो बिल्डिंग है उसका एक इमेज में आपको दिखा रहा हूं, ऐसे बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। हालांकि पिछली साल प्रधानमंत्री जी ने इसके पुनः निर्माण का उद्घाटन भी किया, एक कॉम्प्लेक्स का पुनः निर्माण भी हो गया नालंदा विश्वविद्यालय का। माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे बिहार में उद्घाटन करने के लिए लास्ट ईयर। ठीक है, वो भी आप याद रखिएगा। तो ये है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नालंदा विश्वविद्यालय का, किनके शासनकाल का? कुमारगुप्त के शासनकाल का। ठीक है, शीलभद्र भी नोट करिएगा, और कुछ छूट गया तो बताइएगा। बाकी के आग लगने वाली बातों को आप लिख लेना, लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं है उसमें, मैं बस सिर्फ एक कहानी के तौर पे आपको बता दे रहा हूं। कुमारगुप्त के शासनकाल में एक उपाधि लिख लो, महेंद्रादित्य। एक उपाधि के बहुत प्रसिद्ध थी इनकी भाई साहब, एक उपाधि लिख लीजिए। एक उपाधि में भूल गया बताना आपको, महेंद्रादित्य के नाम से जाने जाते थे। इनकी उपाधि बहुत फेमस थी एक, महेंद्रादित्य की उपाधि से ये बहुत फेमस थे, जाने जाते थे। ठीक है, ये क्या थी इनकी उपाधि, ये भी नोट करिएगा आप, महेंद्रादित्य नामक उपाधि को। ठीक है, तो ये था चैप्टर आज का हमारा कुमारगुप्त का। ठीक है, इतना सही है कुमारगुप्त में। और ल्यूसेंट में तो एक लाइन है भाई साहब, पढ़ा हम ल्यूसेंट रहे आपको, अगर मैं ल्यूसेंट में पढ़ाता तो सिर्फ एक लाइन है, उसमें इतना लिखा है कि चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त ने 415 से 454 तक शासन किया, बात खत्म। इतना है ल्यूसेंट में। अब ये तो मैंने आपको रिसर्च करके बताया है अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से, है ना, तो आप पढ़िएगा अच्छे से और नोट कर लीजिएगा। तो ये कुमारगुप्त का टॉपिक खत्म होता है, अंतिम शासक की तरफ चलेंगे अगली क्लास में हम। ठीक है, ये बिलसट अभिलेख था, ये नालंदा विश्वविद्यालय हमने आपको बता दिया, ये पूरा डिटेल हो गया, ये थंबनेल था हमारा। ठीक है, तो यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय पर। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो फटाफट से, 5000 होने के नजदीक हैं हमारे सब्सक्राइबर, जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर करवाइए। सब आप लोगों का ही सहयोग रहा है, आप लोग लगातार शेयर कर रहे हैं, अपने मित्रों तक, दोस्तों तक, बच्चों को जोड़ रहे हैं। सभी आपका स्नेह है, आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, समर्थन है, इसी तरीके से समर्थन करिए। किसी दिन एक भी था, आज इतने भी हो गए, आगे भी ये यात्रा चलती रहेगी आपके प्रयासों से, आपके सहयोग से। हम तो सिर्फ उसका माध्यम है जो आपके लिए सेवा दे रहे हैं, बस सेवादार समझिए हमें, तो बस सेवा देने के लिए आना होता है हमें अपने चैनल पर, आपके चैनल पर। आपका हमारा भी नहीं, ये सिर्फ आपका, ये सब है ना, सेवा देने आते हैं, बाकी का काम आपको ही करना होता है, आपका ही चैनल है और आपका भी स्वागत है। आप कभी भी आप आइए हमारे स्टूडियो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एड्रेस बताएंगे उनको, लेकिन एड्रेस गोपनीय रखा जाता है कि कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बुलाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए क्लासों को, बिल्कुल निःशुल्क पढ़िए हमारे साथ, पॉलिटी बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे, ऐसा ही तक के लेवल की तो पढ़ाई रहे हैं, उससे हायर लेवल की भी हम पढ़ाएंगे आगे आने वाली क्लासों में। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए अपने अपने परिवार वालों का और अपने आसपास के जीव जंतुओं का। और आज कौन सा दिन है? हनुमान जयंती की आपको आज अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। और महान शिरोमणि राणा सांगा के जन्म जयंती की भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। उन्होंने भारत के लिए, भारत की मिट्टी के लिए, भारत की धरा के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए युद्ध लड़े उन्होंने, बाहरी आक्रांताओं से युद्ध लड़े, 100 युद्ध लड़े उन्होंने, है ना। उनकी बहुत सारी कहानियां आप पढ़ सकते हैं किताबों के माध्यम से। युद्ध भी जाते हैं कई बार, जैसे खानवा की लड़ाई पूछी जाती है, बयाना में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, खातौली की लड़ाई ग्वालियर में उन्होंने लड़ी थी इब्राहिम लोदी के साथ 1517-18 में। 100 युद्ध उन्होंने लड़े थे, भारत के लिए वो जिए, भारत के लिए मरे। तो ऐसे
युद्ध सेनानियों को, शिरोमणियों को हमारी तरफ से नमन है, कोटि कोटि नमन है। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। नमस्कार, राधे राधे।